आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं सुकुमार आपके लिए मैं लेके आया हूँ साइंस रिवीजन। जैसे कि आप सब 26 जनवरी में व्यस्त थे, 26 जनवरी के कुछ लोग भाग लिए थे, उनकी तैयारी कर रहे। तो आज जो हमारा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे समाप्त हो चुका है। तो मेरे साथियों, आप अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम 18 फरवरी से, तो आपको ज़्यादा समय नहीं बचा है। इसलिए आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी प्रिपरेशन अपना करना स्टार्ट कर दीजिए। इसलिए आप प्रिपरेशन को देखते हुए हमने साइंस रिवीजन लेकर आए, जो प्रत्येक दिन आपको अपने ही यूट्यूब चैनल सुनसान क्लास पे मिलती रहेगी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे साइंस रिवीजन का पहला चैप्टर। पहला चैप्टर जो हमारा है केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री कौन सा पहला चैप्टर हमारा? रासायनिक समीकरण एवं अपक्रियाएं। रासायनिक समीकरण एवं अपक्रियाएं, ये हमारा पहला चैप्टर है। तो ये बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आ भी सकते हैं। यदि आप अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं तो आपको पक्का है कि आपको एग्जाम में बहुत ही सहायता करेगा। तो हमारे साथियों, आप जरूर इससे रिवीजन करिए, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, मैं जानता हूं, इसलिए मैं आपको सिर्फ रिवीजन करा रहा हूं। तो हम स्टार्ट करते हैं। बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम की तैयारी 2026, रिवीजन ऑफ साइंस 2026। तो किसके लिए? क्लास 10 के लिए। तो आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, जो इंपॉर्टेंट बात समझ में आए उससे आप नोट करिए, और टाइम के साथ नोट करते रहिए। और टाइम भी मैनेजमेंट करना है, क्योंकि आपको रिवीजन कराना है, तो टाइम भी बहुत, क्योंकि आपको ज्यादा समय बचा नहीं, इसलिए टाइम वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं बिना देरी के। देखिए, पहला चैप्टर जो है हमारा है, ये क्या है? रासायनिक समीकरण एवं अपक्रियाएं। ठीक है, या रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण, तो आप दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण, या रासायनिक समीकरण एवं अपक्रियाएं। ठीक है, रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण, रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। तो हम इसकी अच्छे से रिवीजन करते हैं। पहले हम इसकी बेसिक, जैसे आप रिवीजन करा रहे हैं तो आपको पहले बेसिक चीजें पता होना चाहिए। उसके बाद हम बताएंगे रासायनिक अपक्रिया और समीकरण क्या। रासायनिक अपक्रिया जैसे कि आप जानते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, ठीक है, तो उससे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। तो जैसे अपकारक, दो या दो से अधिक अपकार हो सकते हैं, जब उनका अपक्रिया कराएंगे तो एक उत्पाद बनेगा, तो उसे हम बोलते हैं रासायनिक अपक्रिया। अब उससे बैलेंस करना, संतुलित करना समीकरण कहलाता है। लेकिन इससे जानने से पहले हम अपने बेसिक चीज की चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ लिखा है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान क्या? रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना, गुणों और रासायनिक अपक्रिया के दौरान इनमें हुए परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ है रस प्लस आयन है, जिसका अर्थ है रसों यानी दरों का अध्ययन। रसायन विज्ञान का जनक एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद कर लीजिए, ये कभी ऑब्जेक्टिव पूछ ले सकता है कि एंटोनी लेवोजियर कौन थे। ये क्या थे? रसायन विज्ञान के जनक थे, फादर ऑफ केमिस्ट्री। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ स्टार बना लीजिए। तो आप बेसिक चीज पहले पढ़िए, उसके बाद पदार्थ क्या है। क्या है पदार्थ? अब हम चर्चा करेंगे पदार्थ क्या है। वह प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है, और जिसे हम अपनी पांचों इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, उससे पदार्थ कहते हैं। पांचों इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, उससे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। पांचों इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, उससे हम क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। तो पांच इंद्रियां हमारी कौन कौन सी होती है, आपको पता होना चाहिए। पांच इंद्रिय हमारे कौन कौन से? नाक, नाक, कान, आंख, जीभ, त्वचा। ये हमारी क्या है? पांच
इंद्रियां हैं। कान से हम सुनते हैं, आँख से देखते हैं, नाक से सुगंध महक आती है और जीभ से स्वाद लेते हैं, त्वचा से महसूस करते हैं गर्म है ठंडा। तो ये पांचों इंद्रियों से हम क्या कर सकते हैं, महसूस। और पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, पदार्थ की हमारी 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, पदार्थ की हमारे 3 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ के हमारे 3 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की हमारे 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन से, ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं। ठोस, द्रव, गैस। ठोस सॉलिड, द्रव लिक्विड, गैस गैस। इसका शुद्धता के आधार पर पदार्थ के 2 प्रकार होते हैं। शुद्धता के आधार पर इसके 2 प्रकार होते हैं। शुद्धता के आधार पर शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में आएंगे तत्व और यौगिक। अशुद्ध पदार्थ में क्या आएंगे, मिश्रण। तत्व हमारे क्या हो सकते हैं, धातु मेटल हो सकते हैं, अधातु नॉन मेटल हो सकते हैं, उपधातु हो सकते हैं। ठीक है। यौगिक क्या है, यौगिक क्या है और मिश्रण क्या है। मिश्रण हमारे क्या है, समांगी मिश्रण हो सकते हैं, विषमांगी मिश्रण हो सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारे क्या है, पदार्थ के वर्गीकरण है। तो आप पदार्थ अगर पूछेगा तो आप इतना लिख सकते हैं, वह प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है और जिससे हम अपनी पांचों इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ के 3 अवस्थाएं होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। शुद्धता के आधार पर पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। तो आप इससे लिख सकते हैं। ये देखो, यौगिक के आधार पर सहसंयोजक पदार्थ और आयनिक पदार्थ। यौगिक के आधार पर सहसंयोजक पदार्थ, आयनिक पदार्थ। तो आप इसको शुद्ध जो है 2 होंगे, तत्व और यौगिक। अशुद्ध क्या होगा, मिश्र होगा। तत्व जो है इसमें धातु मेटल, अधातु नॉन मेटल, उपधातु। और यौगिक में हमारे आएंगे सहसंयोजक पदार्थ, आयनिक पदार्थ, मिश्रण का समांगी पदार्थ और विषमांगी पदार्थ। तो पदार्थ में सब में कॉमन है। तो अगला जो हम पढ़ते हैं, अगला हम पढ़ेंगे तत्व किसे कहते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, तत्व किसे कहते हैं। तत्व किसे कहते हैं, तत्व किसे कहते हैं। तत्व किसे कहते हैं, तत्व किसे कहते हैं, तत्व। ठीक है। तत्व किसे कहते हैं, तत्व उन शुद्ध पदार्थों को कहते हैं जो केवल एक ही तरह के परमाणुओं से बने होते हैं। तत्व उन शुद्ध पदार्थों को कहते हैं जो केवल एक ही तरह के परमाणुओं को बने होते हैं। यानी ऐसे तत्व उसे कहेंगे जो केवल एक ही परमाणु से बने होंगे, केवल उसमें दूसरा परमाणु नहीं होगा, एक ही परमाणु से बने होंगे। अदर एटम उसमें नहीं होंगे, उससे हम बोलते हैं तत्व। उससे हम क्या बोलते हैं, उससे हम बोलते हैं तत्व। उससे हम बोलते हैं तत्व। देखिए, तत्व परमाणु, इलेक्ट्रॉन परमाणु क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं नाभिक में। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं नाभिक में, जबकि इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। और इसमें जो होती है हमारा तत्व की परमाणु संख्या, तत्व की जो परमाणु संख्या होता है एटॉमिक नंबर, तत्व का एटॉमिक नंबर ये बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस बराबर प्रोटॉनों की संख्या। जो हमारे होते हैं जेड बराबर ईपी, हम इससे जानते हैं जेड बराबर ईपी। जेड यानी
एटॉमिक नंबर, ए यानी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, पी यानी नंबर्स ऑफ प्रोटॉन, ए संख्याएं होती हैं, राइट। अब आगे जो लिखा है, यौगिक किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं, यौगिक, यौगिक किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक तत्व जब एक ही निश्चित भार के अनुपात में रासायनिक क्रिया करके एक नए पदार्थ निर्माण करते हैं तो इस प्रकार बने इस नए पदार्थ जो यौगिक कहा जाता है। यानी जब दो या दो से अधिक तत्व जब एक निश्चित भार के अनुपात में, जब दो या दो से अधिक तत्व क्या होंगे, तत्व वो क्या होंगे, एक निश्चित भार के अनुपात में रासायनिक क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार बने इस नए पदार्थ को यौगिक कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक तत्व होंगे, वो क्या करेंगे, एक निश्चित अनुपात में, भार के अनुपात में संयोग करके नए पदार्थ को निर्माण करेंगे, उससे हम बोलते हैं यौगिक। जैसे तत्व परमाणु है, परमाणु किससे बना है, परमाणु बना है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से, सूक्ष्मतम कणों से, ठीक है। अब जब परमाणु मिलते हैं तो क्या बनता है, तत्व बनता है, क्या बनता है, तत्व, ठीक है। तो तत्व जो होंगे, तत्व जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित भार के अनुपात में मिलेंगे तो क्या बनेगा, हमारा यौगिक बनेगा, ठीक है। अब अगला जो पॉइंट है हमारा है मिश्रण किसे कहते हैं। मिश्रण मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ को मिलाने की प्रक्रिया को मिश्रण कहेंगे। मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों का संयोजन होता है जो रासायनिक रूप से नहीं किया जा सकता है। मिश्रण किसे कहते हैं, मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों का संयोजन होता है जो रासायनिक रूप से नहीं किया जाता है। संयोजन तो उसका होता है लेकिन वो रासायनिक रूप से नहीं होता है। कुछ तत्वों के संकेत, कुछ तत्वों के संकेत हम देखते हैं सर। जैसे आपने कुछ तत्वों के संकेत है, जैसे आपने एटॉमिक नंबर तो याद ही किए होंगे। एटॉमिक नंबर आपको याद करना पड़ेगा, 20 या 30 तक याद कर लीजिए जरूर, ठीक है। आप याद करेंगे आपके लिए ये फायदा होगा, तो आप 20 या 30 तक जरूर याद कर लें, इसमें इधर उधर न करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आप याद करेंगे तो आपके लिए ये सही रहेगा, ठीक है। आप याद कर लीजिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब आप याद कर लेंगे तो आपके लिए ही क्या होगा, फायदा ही होगा। क्योंकि आप एटॉमिक नंबर 10 में है तो आपका एटॉमिक नंबर अब तक याद हो जाना चाहिए था, ठीक है। आप देख सकते हैं तत्व ये क्या है, तत्व है, ये क्या है, संकेत है, ये क्या है, परमाणु संख्या है, एटॉमिक नंबर। तो तत्व का नाम क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है। इसके नीचे और है, आप ऐसे याद करें, जैसे इसका संकेत ए है, ठीक है, इसका संकेत एच, ये सब आप याद करेंगे तो हम उम्मीद करते हैं ये आपको पहले से याद होगा, ये आपको पहले से याद होगा। 30 तक, कम से कम 30 तक आपको याद होना आवश्यक होता है। 30 तक आप याद कर लेंगे तो आप समझो आपका काम हो सकता है, ठीक है। 30 तक आप याद कर लीजिए, 30 तक यानी जो 20 से स्कैंडियम, टाइटेनियम, बैडेनियम, क्रोमीन, मैग्नीन, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, ये आप याद कर लीजिए। आप सब विटामिन नंबर भी याद कर लीजिए इसका। आगे हम बढ़ते हैं, टाइम को ज्यादा न लेते हुए, ठीक है, टाइम को ज्यादा न लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। टाइम को ज्यादा न लेते हुए अब देखो कुल तत्व कितने हैं, पीरियोडिक टेबल में टोटल तत्व कितने हैं। पीरियोडिक टेबल में टोटल तत्व जो है हमारे, पीरियोडिक टेबल में टोटल
तत्व जो हमारे कितने हैं, टोटल 118 एलिमेंट है। कितने हैं? 118। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। प्राकृतिक तत्व कितने? 98। धातुओं की संख्या कितना है? 93। अधातुओं की संख्या कितना है? 18। याद कर लीजिए आप बिट्टू के लिए। उपधातुओं की संख्या कितना है? 7। सर्वाधिक उपलब्ध धातु क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से हम सांस लेते हैं तो सबसे ज्यादा उपलब्ध धातु है। सर्वाधिक उपलब्ध धातु क्या है? सर्वाधिक उपलब्ध तत्व क्या था? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्यों? तत्व हमने बताया था जो एक ही परमाणु से बना हो, तो O प्लस O कितना हो गया? O2। एक ही परमाणु से बना है यानी द्विपरमाणु बोल सकते हैं। तो ये क्या हो सकता है हमारा? ये हमारा हो सकता है, ये हमारा हो सकता है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस। ये हमारा हो सकता है तत्व। लेकिन धातु की बात की जाए, सर्वाधिक उपलब्ध धातु क्या है? एल्युमिनियम है। सर्वाधिक उपलब्ध धातु क्या है? एल्युमिनियम। सबसे हल्का तत्व क्या है? हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व दो बार लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सबसे भारी तत्व क्या है? सबसे भारी तत्व आर्सियम है। आर्सियम, ठीक है। सबसे भारी तत्व क्या है? आर्सिनियम, अस्मियम, ठीक है, अस्मियम। सबसे हल्का धातु क्या है? लिथियम। सबसे हल्का धातु क्या है? लिथियम। द्रवावस्था में धातु क्या है? पारा। द्रवावस्था में जो धातु हमारे क्या है? पारा है और मरकरी है। द्रवावस्था में जो हमारा धातु है पारा और मरकरी। द्रवावस्था में अधातु क्या है? ब्रोमीन। याद कर सकते हैं। विद्युत का अच्छा सुचालक क्या है? एजी, कॉपर और एल्युमिनियम। एजी मतलब चांदी, एजी मतलब चांदी। चांदी सबसे अच्छा विद्युत चालक है। विद्युत का सुचालक आधात क्या है? विद्युत का सुचालक आधात क्या है? आधात है फिर भी क्या है? विद्युत का सुचालक। तो एक ग्रेफाइट है जो पेंसिल में होती है, ठीक है। हड्डियों एवं दांतों का निर्माण किससे होता है? कैल्शियम से। किससे होता है? कैल्शियम, जिसका टाइमिंग नंबर कितना है? 20। अभी आपने याद किया, राइट। सबसे क्रियाशील धातु क्या है? सीजियम। सबसे क्रियाशील धातु क्या है? सीजियम। सबसे क्रियाशील अधातु क्या है? फ्लोरीन। धातु में क्रियाशील सीजियम है, अधातु में क्या है? फ्लोरीन। आप देखिए यहाँ निष्क्रिय अक्रिय नोबल गैसों के नाम लिखे। जैसे आप बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए निष्क्रिय और अक्रिय नोबल गैसों के नाम बताइए, चाहे निष्क्रिय चाहे अक्रिय चाहे नोबल गैसों के नाम बताइए, तो आप ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ए। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रोमीन, जेनान, रेडान। ए हमारे क्या हैं? निष्क्रिय गैस हैं। कितने हैं? 2, 2, 4, 2, 6। कितने हैं? 2, 2, 4, 2, 6। तो ये जो पीरियोडिक टेबल का 18 वर्ग तत्व हैं वही है। उससे हम लोग कैसे याद किए थे या आप याद किए होंगे? तो हे, कलर चेंज कर देते हैं, हे नेता और कर्मचारी, ठीक है, जिनान रेडान, ठीक है। ये आप ऐसे याद कर सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है? ठीक है, किस तत्व को चाकू से काटा जा सकता है? किस तत्व को हम चाकू से काट सकते हैं? तो चाकू से जो तत्व कटते हैं उसका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो जो लिथियम इसे हम चाकू से काट सकते हैं, सोडियम जो है इससे भी चाकू से काट सकते हैं, पोटेशियम जो है इससे भी चाकू से काट सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना सोडियम आपको कभी मिलेगा लैब में तो आप उसे पानी में मत डालना जल्दी, क्योंकि वो पानी में डालते ही ब्लास्ट कर जाता है, उसमें क्षेपीय क्रिया होती है, बहुत ज्यादा हीट उत्पन्न करता है और ब्लास्ट हो सकता है। तो ऐसा प्रैक्टिकल न करें बिना टीचर के सलाह से, परमिशन से, ठीक है। कार्बन क्या है? कार्बन एक अधातु है। कार्बन क्या है? कार्बन एक अधातु है। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये सब आपको इंपॉर्टेंट। अब इसी में हमारे जो कुछ आ रहे हैं टॉपिक, ठीक, राइट।
कार्बन के मुक्तक कितने अरूप होते हैं? कार्बन मुक्तक कितने अरूप होते हैं? तो कार्बन के कितने अरूप हैं? दो, हीरा और ग्रेफाइट। कितने होते हैं? हीरा और ग्रेफाइट। प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर पदार्थ कौन है? प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा है। सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा है। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। दुनिया का सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला पदार्थ क्या है? हीरा है। तो इसमें सबसे कम प्रकाश चाल होती है। कितना होती है? 1.25 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या आप ऐसे कह सकते हैं 1.25 यानी 1,25,000 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1.25 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आप इसे ऐसे कह सकते हैं 1.25 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, या 125 लाख किलोमीटर पर सेकेंड क्या होती है? इसकी चाल होती है सबसे कम। ठीक है, सबसे अधिक अपवर्तनांक इसी को होता है। आगे, हीरा विद्युत का कुचालक होता है। हीरा में विद्युत धारक प्रवाहित नहीं होता है। ग्रेफाइट मुलायम होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? मुलायम होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट क्या है? आधात है, फिर भी क्या है? विद्युत का सुचालक। ग्रेफाइट आधात होते हुए भी चमकदार होता है। ग्रेफाइट क्या है? आधात होते हुए भी क्या होता है? इसमें चमकदार होता है। आयोडीन आधात होते हुए भी चमकदार होता है। आयोडीन भी क्या है? आधात है, फिर भी क्या है? चमकदार होता है। तो आप ऑब्जेक्टिव के उद्देश्य से याद कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के उद्देश्य से आप इसे याद कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव के उद्देश्य से इसे आप याद कर सकते हैं। ठीक, कौन सा धातु किस धातु को हटा सकता है? कौन सा धातु किस धातु को हटा सकता है? तो इसकी चर्चा करेंगे। पहले नंबर हम कुछ नाम दे सकते लेते हैं। लिथियम, 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 पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, चांदी, सोना, प्लेटिनियम। ठीक है, ये क्या हो सकते हैं? ये क्या करते हैं? धातुओं को हटा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? धातुओं को हटाने का कार्य कर सकते हैं। कौन सा धातु किस धातु को हटा सकता है? कौन सा धातु किस धातु को हटा सकता है? ठीक, तो हाइड्रोजन से नीचे वाला सभी तत्व जल से अपक्रिया नहीं करते हैं। हाइड्रोजन के नीचे वाला सभी तत्व, हाइड्रोजन नीचे वाले सभी तत्व क्या होते हैं? हाइड्रोजन से नीचे वाला सभी तत्व जल से अपक्रिया नहीं करते हैं। ऊपर वाला तत्व नीचे वाले तत्व से सक्रिय होते हैं। 1-2 से अधिक सक्रिय होता है। ठीक है, ऊपर वाले नीचे वाले को हटा सकते हैं, लेकिन नीचे वाले ऊपर वालों को नहीं हटा सकते हैं। जैसे 1 से 3 को हटा सकता है, 1 3 को हटा सकता है, और 3 1 को नहीं हटा सकता। 1 क्या है? 3 को हटा सकता है। 1 जो है हमारा 3 को हटा सकता है, लेकिन 3 1 को नहीं हटा सकता है। तो आप इसमें देख सकते हैं, एक क्या है? आपके सीरियल नंबर है, कौन कैसे हटा सकता है। जैसे आप देख सकते हैं, ऊपर वाला तत्व नीचे वाले तत्व को से अधिक सक्रिय, ऊपर वाला जो तत्व नीचे वाले तत्व से अधिक सक्रिय है। मैग्नीशियम ठंडा जल से अपक्रिया नहीं करेगा। मैग्नीशियम जो है ठंडा जल से हमारा अपक्रिया नहीं करेगा। ये ठंडा जल से अपक्रिया नहीं करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सबसे कम सक्रिय तत्व,
सबसे कम सक्रिय तत्व क्या है? 3। सबसे कम सक्रिय तत्व क्या है? 3 है। और निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे ज्यादा सक्रिय है? सबसे ज्यादा सक्रिय क्या है? एल्युमिनियम है। सबसे ज्यादा सक्रिय क्या है? एल्युमिनियम है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो जल के किसी भी अवस्था के साथ अपक्रिया नहीं करता है? जल के किसी जल में अवस्था के साथ अपक्रिया नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो जल के किसी भी अवस्था के साथ अपक्रिया नहीं करता है? तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो जल के किसी भी अवस्था के साथ अपक्रिया नहीं करता है? सोना। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो जल के किसी भी अवस्था के साथ अपक्रिया नहीं करता है? तो सोना है। सोना जल के किसी भी अवस्था के साथ अपक्रिया नहीं करता। लेकिन इसमें क्या, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो जल के किसी भी अवस्था के साथ अपक्रिया नहीं करता है? किसी जल के किसी के साथ अपक्रिया नहीं करता, इसमें से कोई नहीं, लेकिन इसमें सोना है तो सोना हम लगा सकते हैं। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कम सक्रिय क्या है? 3 है। कम सक्रिय क्या है हमारा? 3 है। कम सक्रिय क्या है? 3 है हमारा। कम सक्रिय हमारा 3 है। कम सक्रिय हमारा 3 है। सबसे कम सक्रिय क्या है? 3। सबसे कम सक्रिय क्या है? 3। ठीक है। और निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे ज्यादा सक्रिय है? एल्युमिनियम। तांबा का टैंक बनाया जाता है जबकि लोहे का टैंक नहीं बनाया जाता है, क्यों? तांबा का क्या बनाया जाता है? टैंक, जबकि लोहा का टैंक क्यों नहीं बनाया जाता है? अगर ये सवाल है तो आप देख सकते हैं। लोहा जल के साथ अपक्रिया कर लेता है। लोहा जल के साथ अपक्रिया कर लेता है। लोहा का क्या कर लेता है? लोहा जो है जल के साथ अपक्रिया कर लेता है, जबकि तांबा जल के किसी भी अवस्था के साथ अपक्रिया नहीं करता है। तांबा जल के किसी भी अवस्था के साथ अपक्रिया नहीं करता है। यही कारण है कि तांबा का टैंक बनाया जाता है जबकि लोहा का नहीं। जो लोहा है जल के साथ अपक्रिया करेगा, जंग लग जाएगा, लेकिन तांबा जल के किसी भी अवस्था के साथ अपक्रिया नहीं करेगा। ठीक है। नोट पॉइंट में भी कुछ है, हम देख लेते हैं। नोट पॉइंट में कुछ भी है। ठीक है। नोट पॉइंट में आप देखिए क्या क्या लिखे है। नोट पॉइंट देखो, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा। जैसे ऑक्सीजन एक बार है, ठीक है, तो इसे बोलेंगे मोनो। ऑक्सीजन 2 बार आ गया तो डाई। कोई भी अगर एटम एक बार है तो मोनो बोला जाएगा, 2 बार है तो डाई, 3 बार है तो ट्राई, 4 बार है तो टेट्रा, 5 बार है तो पेंटा, 6 बार है तो हेक्सा, 7 बार है तो हेप्टा। ये क्या है? एलिमेंट की संख्या, कितने अणु हैं। ठीक है, कितने अणु हैं। ठीक है, द्विपरमाणु, एक परमाणु, चतुर्थ परमाणु, तो इसके साथ ए गिनती लगती है। यदि कार्बन की संख्या नहीं होती तो क्या लगता? मेथ, एथ, प्रोब, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ये क्या है? कार्बन संख्या अगर बढ़ती चली जाएगी तो ये गिनती, लेकिन कार्बन के अलावा अगर कोई एटम कई बार मल्टीपल हो रहे, कई टाइम्स आ रहे हैं अणु, ठीक है, परमाणु क्या बनते हैं? अणु बनते हैं। परमाणु क्या बनता है? अणु। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से क्या बनते हैं? परमाणु। परमाणु क्या बनता है? अणु। अणु क्या बनता है? यौगिक। ठीक है, तो अणु अगर शुद्ध है तो उसे बोलेंगे तत्व। अणु क्या है? शुद्ध है तो उसे बोलेंगे तत्व। तो आप दे सकते हैं, जैसे इसे बोलेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इससे देख सकते हैं कुछ दूसरे टाइप से यहाँ लिखा है, जैसे यहाँ पर है, आप देख रहे हैं लिखा होल टू आइस, होल टू आइस। अगर ऐसा आपको मिलता है कहीं तो क्या बोलेंगे? होल टू आइस। क्या बोलेंगे? होल टू आइस।
ये समीकरण पढ़ने का तरीका है। और ऐसा देखो, जैसे एग्जांपल कैल्शियम तो OH का होल ट्वाइस, कैल्शियम OH का होल ट्वाइस। तो किताब में आप ऐसे मत लिख देना। कुछ लोग होते हैं उनसे बोला जाता है लिखो कैल्शियम OH का होल ट्वाइस, तो क्या करते थे हिंदी लिख देते, नहीं ऐसा लिखना है। इसे बोलेंगे होल थ्राइस, इसे क्या बोलेंगे होल थ्राइस। और इसे क्या बोलेंगे, जैसे एग्जांपल के लिए एल्युमिनियम OH का होल थ्राइस, इसे बोलते हैं होल फोर। ठीक है, तो आप ये रासायनिक समीकरण पढ़ने के, रासायनिक समीकरण संतुलन करने या पढ़ने या समझने के लिए ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं, हमने सारा मोल अपना खत्म कर दिया, बेसिक चीज आपको मैंने समझा दी है। जैसे क्या है हमने ये समझा, जैसे आप पढ़ चुके हैं जो परमाणु होता है सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसके मोल होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। जब इसी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से परमाणु बना है, अब परमाणु क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अणु या तत्व। यदि परमाणु देखो, परमाणु एक परमाणु होते हैं, दो परमाणु होते हैं, बहुपरमाणु होते हैं। यदि एटम सेम परमाणु से मिलकर बन रहे हैं, यदि कोई और सेम परमाणु से मिलकर बन रहा है उससे बोलेंगे तत्व। अगर अलग अलग परमाणु से मिलकर बन रहे हैं तो उससे बोलेंगे अणु। अणु बोलेंगे तो एक विषम अणु एक सम अणु। अगर अपने ही एटम से बना है तो उसे बोलेंगे सम अणु, दूसरे एटम से मिलकर बना है तो उसे बोलेंगे विषम अणु। ठीक है, उम्मीद करते हैं कक्षा 9 में आप सब पढ़ चुके होंगे, इसलिए हम ज्यादा टाइम न लेते, तो फिर भी हमने आपको बेसिक चीज बताया। अब आते हैं अपने टॉपिक पे, अब आते हैं अपने टॉपिक पे। तो आपको ऐसा मत सोचना कि आपने सर मुझे 9 वाला कुछ बता दिए तो हमारा टाइम गया, नहीं, आपको समझना। जैसे होल ट्राइस, होल थ्राइस, ये सब आपको जानना था ना, इसलिए हमने आपको बताया। अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है, यहाँ से आपका स्टार्ट होता। अब जो बात है आपके ध्यान देने के लायक है सब। ठीक है, तो यहाँ से आप अच्छे से समझिए रासायनिक अपक्रिया क्या है। हमने स्टार्ट किया था क्या, हमने स्टार्ट किया था रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। तो हमारा क्या है, रासायनिक अपक्रिया क्या है, रासायनिक अपक्रिया क्या है। ठीक है, रासायनिक अपक्रिया क्या है, तो आप अपने दिमाग की हरी बत्ती जला लीजिए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं रासायनिक अपक्रिया क्या है। तो हम आपको समझाते हुए चलते हैं। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस अपक्रिया को ही हम रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। क्या, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ, अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस अपक्रिया को ही हम रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। ठीक, तो रासायनिक अपक्रिया जैसे क्या है, एक क्या है कैल्शियम कार्बोनेट, यानी किसका शुद्ध संगमरमर पत्थर। ठीक है, इन सबका ये क्या है सूत्र है। तो जब इससे तोड़ा जाएगा, वियोजन किया जाएगा, तो किसमें टोड़ा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या है सूखा चूना, और क्या है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इससे हम क्या बोलेंगे अपक्रिया। देखो अकेले ही अधिक गुणों वाले पदार्थ का निर्माण किया। और क्या है इधर देखो, यह संयोजन अपक्रिया। देखो संयोजन अपक्रिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल क्या बना देते हैं, जल बना देते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल क्या बना देते हैं, जल बना देते हैं। तो ये ऐसे घटना को हम क्या कहते हैं, अपक्रिया कहते हैं। अब देखो जो अपक्रिया होता है, इसमें अपक्रिया कराने के लिए हमें दो चीज की आवश्यकता होती है। जैसे कोई चीज होता है एक इनपुट आउटपुट, जैसे हम स्विच ऑन करते हैं इनपुट देते हैं, आउटपुट मुझे क्या मिल जाता है, प्रकाश, हीट, लाइट, कुछ भी मिल सकता है ना। तो इसी प्रकार यहाँ अपक्रिया में दो चीज, एक अपकारक क्या है इनपुट के भांति कार्य करेगा,
और उत्पाद क्या है, आउटपुट। तो अपकारक जो है उससे बोलेंगे रिएक्टेंट, और प्रतिफल या उत्पाद प्रोडक्ट। इन दो चीजों के दिमाग में अपक्रिया के लिए हमें ध्यान देना होता है कि रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अपकार करते हैं। जो रासायनिक अपक्रिया में भाग ले रहे हैं उससे हम बोलेंगे पदार्थ। रासायनिक अपक्रिया में जो भाग ले रहे हैं उससे हम बोलेंगे पदार्थ। और रासायनिक अपक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थ को बोलते हैं उत्पाद। रासायनिक अपक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थ को बोलते हैं उत्पाद। जैसे हमारा क्या है, यहाँ क्या होगा, अपकारक, अभिकारक। क्या होगा, अभिकारक, अभिकारक, अभिकारक। ठीक है, जब इसमें क्या कराएंगे, रिएक्शन। क्या कराएंगे, रिएक्शन। इसमें हम क्या कराएंगे, अपक्रिया। इसमें हम कराएंगे अपक्रिया, अभिक्रिया, अभिक्रिया। इसमें हम क्या कराएंगे, अपक्रिया। तो हमारा क्या मिलेगा, हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा उत्पाद। क्या प्राप्त होगा, उत्पाद। ठीक है, जब रिएक्टेंस में रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट प्राप्त होगा। तो आप, ये है हमारा सिंपल से लॉजिक। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से समझें। ठीक है, यही से आपका बोर्ड एग्जाम में आने के चांस है, इसलिए आप इसे अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझें। इसे बेहतरीन तरीके से समझेंगे तो आपके लिए ही। अब देखो, अपक्रिया, अपकारक और उत्पाद हमने बता दिया। अपकारक और उत्पाद को जब शब्दों के द्वारा व्यक्त किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, अपकारक और उत्पाद को, अपकारक और उत्पाद को जब शब्दों के द्वारा व्यक्त किया जाता है तो उससे क्या कहते हैं, शब्द समीकरण। उसे क्या कहते हैं, शब्द समीकरण। ठीक है, क्या कहते हैं, शब्द समीकरण। तो जैसे यहां देख सकते हैं, मैग्नीशियम क्या था, एक क्या है, परमाणु। ऑक्सीजन क्या है, एक परमाणु। जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का संयोग कराओगे तो अपक्रिया कराओगे तो क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मिलेगा, मैग्नीशियम। तो यही हमारा क्या हो गया, ये क्या है, अपकारक। ये भी क्या है, अपकारक। और ये क्या है, उत्पाद। ये क्या है, उत्पाद। ये क्या है, उत्पाद। ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते, ये भी क्या, ये दोनों क्या है, ये दोनों हमारे क्या है, बन गए अभिकारक। ये दोनों क्या बन गए, अभिकारक। ये दोनों क्या बन गए, अभिकारक। और बीच में क्या हुआ है, अपक्रिया। बीच में क्या हुआ है, अपक्रिया। बीच में क्या हुआ है, अपक्रिया। बीच में हमने करा दिया अपक्रिया, यानी संयोग करा दिया, अपक्रिया। तो बन क्या क्या गया, बना हमारा क्या, बना क्या हमारा, उत्पाद। क्या बन गया, उत्पाद, प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमारा उत्पाद बन गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझे। जब वाक्य समीकरण को संक्षेप में लिखा जाता है तो उस शब्द समीकरण कहते हैं। जब वाक्य समीकरण को संक्षेप में लिखा जाता है तो उससे हम क्या कहते हैं, उससे हम कहते हैं, जब वाक्य समीकरण को संक्षेप में लिखा जाता है तो उससे शब्द को समीकरण कहते हैं। और जब शब्द समीकरण को सूत्रों के द्वारा व्यक्त किया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, जब वाक्य समीकरण को संक्षेप में लिखा जाता है तो उसे शब्द समीकरण कहते हैं। और जब शब्द समीकरण को सूत्रों के द्वारा व्यक्त कर देते हैं, देखो, जब वाक्य समीकरण को संक्षेप में लिखा जाए, जैसे वाक्य समीकरण को हमने क्या किया, संक्षेप में लिख दिया। वाक्य समीकरण को हमने संक्षेप में लिखा तो उसे बोलेंगे शब्द समीकरण। अब यही, और जब शब्द समीकरण को सूत्रों के द्वारा व्यक्त करते किया जाता है तो उसे समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ क्या था, मैग्नीशियम। यहाँ क्या था, मैग्नीशियम। क्या है, मैग्नीशियम। क्या है, मैग्नीशियम। तो अब देखो, यहाँ मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के Mg होता है। ठीक है, Mg प्लस ऑक्सीजन,
जुड़ेगा क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। तो अब यही क्या कहलाएगा, जब उसे सूत्रों द्वारा लिखेंगे तो उसे बोलेंगे रासायनिक समीकरण। इससे हमने सूत्र द्वारा लिख दिया, अब क्या हो गया, ये रासायनिक समीकरण हो गया। ये क्या हो गया, रासायनिक समीकरण। सूत्र द्वारा हमने लिखा तो क्या हो गया, रासायनिक समीकरण। अर्थात जब किसी रासायनिक अभिक्रिया और उत्पाद के जगह रासायनिक सूत्रों का प्रयोग किया जाता है तब उस रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, सूत्र द्वारा प्रयोग करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण। देखो इसमें क्या है, अपकारक है, उत्पाद है, उत्पाद यानी प्रतिफल। ठीक है, अपकारक में क्या होगा, अपक्रिया होगा। अपकारक में क्या कराएंगे, रिएक्शन। अपकारक में रिएक्शन कराएंगे तो उत्पाद बनेगा। ठीक है, जैसे जब हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन आपस में अपक्रिया करते हैं तो अपक्रिया के फलस्वरूप जल का निर्माण होता है। कैसे होता है जल का निर्माण, H+O2 ये मिलेंगे, क्या बना लेंगे, जल H2O। इसमें क्या होगा, अपक्रिया होगा तो क्या मिलेगा, अपक्रिया होगा तो क्या मिलेगा, जल H2O। H2O हमारे एक जल बन जाएंगे, क्या बनेंगे, जल। ठीक है, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, अपक्रिया कहलाएगी, समीकरण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, समीकरण। क्या कहलाएंगे, समीकरण। ये क्या कहलाएंगे, समीकरण। समीकरण कहलाएंगे। जैसे यहां देख सकते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन शब्द समीकरण क्या है, जल। अब जब इससे हम फार्मूला में चेंज कर देंगे H2+O2 तो क्या बन जाएगा, रासायनिक अपक्रिया। ये अंतर आप समझ रहे होंगे। ठीक है, ऐसा है तो शब्द समीकरण सूत्र में कन्वर्ट कर दिए तो क्या बन जाएगा, हमारा रासायनिक अपक्रिया। राइट, अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण दो प्रकार होते हैं, एक संतुलित समीकरण, एक असंतुलित समीकरण। एक संतुलित, एक असंतुलित। संतुलित समीकरण का अर्थ है कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें अपकारक और उत्पाद दोनों तरफ प्रत्येक तत्व परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे हमने जल अभी बनाया, क्या जल वो संतुलित था, जैसे हमने बताया, बोला कि H2+O2 मिल क्या बना देते हैं, जल बना देते हैं, H2O बन गया। क्या है, बैलेंस है, संतुलित है। जो हमारा अपकारक है उत्पाद के बराबर है, नहीं है। यहाँ हाइड्रोजन 2 बार है, हाइड्रोजन 2 बार है, ये तो बैलेंस है। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 1 बार है और ऑक्सीजन यहाँ 2 बार है, तो ये गलत है। तो ऑक्सीजन 2 बार करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 2 का गुणा करेंगे। क्या करेंगे, 2 का गुणा। हम किसी और कलर से करते हैं, रेड कलर डाल देते हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, अभी संतुलन आपको पढ़ाएंगे। अब इसमें 2 बार करने के लिए हमने 2 का मल्टीपल कर दिया। अब ऑक्सीजन 2 बार तो हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितनी बार हो गए, हाइड्रोजन 4 बार हो गए। 4 बार हो गई, इस तरफ कितनी बार, 2 बार, इस तरफ भी 2 का गुणा कर दो, ये हो गया संतुलित समीकरण। अब इससे बोलेंगे जो समीकरण, एक शब्द समीकरण शब्द लिखेंगे, एक रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण आपने देखा, एक रासायनिक समीकरण आपने यहां देखा, रासायनिक समीकरण। वैसे यहां देखें, ये क्या है, ऐसे लिखेंगे शब्द समीकरण, ऐसे लिखेंगे तो रासायनिक समीकरण, लेकिन ऐसे लिखेंगे तो ये होगा संतुलित समीकरण। क्या बन जाएगा, संतुलित समीकरण। तो आप देख सकते हैं, यहां देखो संतुलित समीकरण। ठीक है, ऐसे आप बैलेंस कर सकते हैं। असंतुलित समीकरण, जैसे असंतुलित, यहाँ वह रासायनिक समीकरण जिसमें अपकारक और उत्पाद दोनों तरफ तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती, वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते। संतुलित है, असंतुलित है, ये यहाँ मिसप्रिंटिंग हुआ है, मैं सही कर दे रहा हूं। ठीक है, ब्लैक ही पेन से कर दे रहा, असंतुलित समीकरण, असंतुलित। ठीक है, असंतुलित समीकरण, समझ में आ रहा। तो इसमें देखो,
असंतुलित कैसे? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो यहाँ ऑक्सीजन कितनी बार है? 2 बार है कि नहीं? मैग्नीशियम कितनी बार है? 2 बार है। लेकिन इस तरफ क्या है? 1-1 बार है। तो क्या है? असंतुलित है। तो संतुलित करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, इसमें हम क्या कर देंगे? 2 का मल्टीपल कर देंगे, 2 का मल्टीपल। अब बन गया एक संतुलित। ये क्या बन गया? संतुलित समीकरण। लेकिन हम पढ़ा रहे हैं आपको असंतुलित। असंतुलित के लिए 2 काटो, ये असंतुलित समीकरण। ठीक है, आप समीकरण को पहचान भी आपको आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, समीकरण को पहचानना भी आपको आ गया है। ठीक है, समीकरण को पहचानना आ गया, समीकरण को पहचानना आ गया आप सबको। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ज्यादा नहीं। राइट, किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, उसे पढ़ते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन कराने के लिए समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है, क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार रासायनिक क्रिया के बाद द्रव्यमान न ही निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। ये आप कक्षा 9 में पढ़ चुके होंगे, द्रव्यमान संरक्षण नियम। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अपक्रिया के बाद द्रव्यमान न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है। ये क्या है? द्रव्यमान संरक्षण नियम आप कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं, कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं, 10 में। यहाँ आपको थोड़ा सी जानकारी दे रहे हैं, ज्यादा नहीं। ठीक है, थोड़ा सी जानकारी दे रहे हैं, ज्यादा नहीं। राइट, रासायनिक समीकरण को कितने तरीके से संतुलित किया जाता है? रासायनिक समीकरण को कितने तरीके से संतुलित किया जाता है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप संतुलित करना ही आपको कंफ्यूजन में डाल देता है। कैसे संतुलित, किसमें मल्टीपल करें, किसमें क्या करें क्या न करें, ये आपको डाउट में डालता है। तो यहाँ सीखते हैं रासायनिक समीकरण को प्राय 2 तरीके से संतुलित किया जाता है, अनुमान विधि या तीर तुक्का विधि। ठीक है, अनुमान विधि या तीर तुक्का विधि। दूसरा है बीजगणितीय विधि। क्या है? बीजगणितीय विधि। तो हम जो 10 में पढ़ेंगे ये अनुमान विधि पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अनुमान विधि। जैसे यहाँ क्या है? यहाँ क्या जल है? क्या है? जल, जल बना है H2+O2। अब देखो असंतुलित है, संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे? 2 का मल्टीपल कर देंगे, ये संतुलित हो गया। अब यहाँ देखो दूसरा क्वेश्चन, आयरन और जल है, तो इसका क्रिया करके क्या बना है? Fe3O4H2। क्या असंतुलित है? संतुलित करने के लिए हमने क्या किया? यहाँ 3 का गुणा कर दिया, यहाँ 4 का गुणा कर दिया और यहाँ 4 का गुणा कर दिया, संतुलित बन गया। इसी प्रकार MgO2 क्या है? असंतुलित है, लेकिन संतुलित करने के लिए हमने यहाँ क्या कर दिया? 2 का गुणा कर दिया, संतुलित हो गया। 2 का गुणा किया 2। अब देखो मैग्नीशियम 2 बार और ऑक्सीजन 2 बार, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन एक ही बार है, तो यहाँ 2 का गुणा होगा, 2 गुणा करना भूल गया, यहाँ 2, ये संतुलित बन गया। देखो हाइब्रिड द्वारा अमोनिया का निर्माण, ये क्या है? N2 और H2 को जब संघनित किया जाता है तो अमोनिया का निर्माण होता है हाइब्रिड विधि द्वारा। अब देखो क्या है? अब इसे संतुलित करने के लिए यहाँ हमने 3 गुणा किया, यहाँ 2 का, तो संतुलित समीकरण बन गया। तो इस प्रकार से संतुलित करते हैं। क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, जैसे यहाँ था हाइड्रोजन कितनी बार है?
3 बार है। इस तरफ हाइड्रोजन कितनी बार है? 2 बार है। तो इसमें गुणा करके बराबर कर दो। यहाँ कितना एलसीएम 2 3 का एलसीएम कितना 6, तो 2 गुणा करो, 2 3 6 और 3 दूना 6, तो इसमें 2 का गुणा करो। यहाँ क्या करो 2 का गुणा कर दो और यहाँ 3 का गुणा कर दो। अब देखो नाइट्रोजन 2 बार हो गया और ये सब बैलेंस तो हो गया। इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार इसमें भी हुआ है, राइट। अगर इसको बैलेंस करना इस तरफ देखो आयरन कितनी बार है? 3 बार है, लेकिन आयरन इस तरफ 1 बार है, तो यहाँ 3 गुणा करेंगे, ठीक है। अब देखो 3 गुणा करें तो कोई दिक्कत नहीं, 3 3 हो गया। अब हाइड्रोजन यहाँ 2 बार है, तो हाइड्रोजन यहाँ भी 2 बार है, लेकिन मैटर आया ऑक्सीजन कितनी बार है? ऑक्सीजन यहाँ 4 टाइम्स है, लेकिन यहाँ कितने टाइम्स है? 1 टाइम्स। 4 टाइम्स करने के लिए यहाँ 4 का गुणा करेंगे, राइट। अगर 4 गुणा कर दे तो हाइड्रोजन कितने टाइम्स हो गए? 8 टाइम्स है, लेकिन इस तरफ हाइड्रोजन कितनी टाइम? 2 टाइम्स, तो यहाँ भी 4 का गुणा कर देंगे। जब 4 गुणा किया ये क्या बन गया? संतुलित बन गया, ठीक है। क्या बन गया? संतुलित बन गया। कुछ शब्द समीकरण को संतुलित करना, जैसा हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन बराबर हाइड्रोजन क्लोराइड। तो क्या है? हाइड्रोजन गैस मिला, क्लोरीन गैस मिला, ये क्या है? इससे हम बोल सकते हैं तत्व, इससे बोल सकते हैं तत्व, क्योंकि ये अपने ही एटम से मिलकर बना है, तो इससे सब परमाणु बोल सकते हैं समद्वितीय परमाणु अपने ही तत्व से। तो जब इससे ऐड कराएंगे तो क्या बनेगा? हाइड्रोक्लोराइड, 2 हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ हम ऐसे कर सकते हैं संतुलित करना, ठीक है। इस प्रकार से दोनों करके यहाँ 2 के 2 2 बार है, 2 यहाँ ले लिए। आप इसी प्रकार नीचे भी देख सकते हैं, ठीक। सोडियम और जल क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड और हाइड्रोजन। जब सोडियम को जल से, यही क्रिया मत कराना, यहाँ हीट उत्पन्न होती है, हम लिख देते हैं हीट, ठीक है। सोडियम है ना, हीट, ठीक, हीट 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 की तरह बना दें, हाँ हीट हीट, ठीक, हीट। जब सोडियम को क्रिया जल के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। अब बन गया। अब इसे संतुलित करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ क्या है? यहाँ जो हमारा ए, जब जल की H2O, सोडियम Na और यहाँ NaOH और H2। अब इससे बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? अब देखो इस तरफ पहले कितना था, अगर 2 का बैलेंस नहीं होता कितना था? 2 हाइड्रोजन, और इस तरफ कितना था? 3। अब इस तरफ 3 है, इस तरफ 2 है, तो कैसे करेंगे? इसमें जाके 2 का गुणा करके इससे बना देंगे 4, और यहाँ भी 2 गुणा करके बन जाएगा 4, 2 गुणा करके 4 बन गया। अब ऑक्सीजन कितनी बार होगी? 2 बार। इस तरफ ऑक्सीजन कितनी बार होगी? 2 बार। इस तरफ भी 2 बार, और इस तरफ सोडियम कितनी बार हो गए? 2 बार। सोडियम कितनी बार हो? 2। लेकिन इस तरफ कितनी बार है? 1 ही बार है, तो यहाँ भी 2 का गुणा हम करना पड़ेगा। वो किया नहीं लेकिन हम कर दे रहे हैं। तो अब हमारा क्या होगा? संतुलन। अब देखो 2 टाइम्स सोडियम, 4 टाइम्स हाइड्रोजन और 2 टाइम्स ऑक्सीजन संतुलित हो गया। इस प्रकार हम संतुलित कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ जिंक सिल्वर नाइट्रेट, जब मिलेंगे जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर मिलेगा, तो इससे संतुलित करते हैं। अगर नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? नहीं होगा तो संतुलित हम क्या करेंगे? संतुलित नहीं होगा तो इससे संतुलित हम करेंगे, इससे हम संतुलित करेंगे, ठीक है। अगर नहीं होगा तो देखो यहाँ क्या है? जिंक, और ये क्या है? जल। अब इसको मिला के जिंक नाइट्रेट और जिंक नाइट्रेट और 2 टाइम्स क्या है? सिल्वर। तो आप देखो यहाँ कितने जिंक, देखो 1 बार है, तो जिंक 1 बार दिख रहा है, ठीक है। जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट,
तो ये सिल्वर नाइट्रेट के स्थान पे यहाँ जल लिख दिया है, ठीक है। ये समीकरण रॉन्ग है, ठीक है। क्या है? रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? यहाँ सिल्वर नाइट्रेट है और यहाँ जल है, तो ये क्या है? रॉन्ग है, तो गलत समीकरण है। इसे सुधार सकते हैं, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट हम लोग लिख सकते हैं AgNO3। क्या लिख सकते हैं? AgNO3, ठीक है। तो इसे सही समीकरण लिखने के लिए Zn प्लस AgNO3। अब जब इसका समीकरण होगा तो क्या बनेगा? जिंक नाइट्रेट बनेगा। क्या बनेगा? जिंक नाइट्रेट, ठीक। जिंक नाइट्रेट और सिल्वर। क्या बनेगा? सिल्वर प्लस सिल्वर 2Ag, ठीक है। अब देखो जेड डबल प्लस होता है, अगर हम बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर, तो Zn डबल प्लस होता है, Ag सिंगल प्लस, NO3 माइनस, ठीक है। अब बताओ जब इसको अलग करेंगे तो हमें, जब इसे तोड़ेंगे तो किसमें टूटेगा? ए इसमें टूटेगा, और जेड डबल प्लस है, हमें इसको, अब देखो जब इन दोनों का प्रिय कराया जाएगा, इन दोनों का कराएंगे, इन दोनों का, तो क्या मिलेगा? हमारा इसका क्या है? 2 है, इसका 1 है, पलटी करेंगे तो क्या बनेगा? Zn और NO, ठीक है, ए बनेगा। तो इसको हमने कहाँ लिख दिया? यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। प्लस क्या बच्चा? Ag, प्लस क्या बच्चा? Ag। Ag क्या होगा? विस्थापित होगा, Ag हमने प्लस Ag लिख दिया। क्या लिख दिया? Ag। अब इससे बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? अब बैलेंस करने के लिए हमने, अब यहाँ 2 है, 3 कहाँ से लिखा गया? 2 है, क्या है? 2 है। अब देखो यहाँ जिंक तो एक बार है, बैलेंस है, लेकिन यहाँ ध्यान से अगर देखो तो इस तरफ क्या है? इस तरफ क्या है हमारा? नाइट्रेट। तो कितनी बार है? ऑक्सीजन इस तरफ कितनी बार है? 3 बार। उस तरफ कितनी बार हो गया? 6 बार, ठीक है। अगर 6 बार हो, इस तरफ 3 बार है, तो इस तरफ भी हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। नहीं, यहाँ क्या करना पड़ेगा? 2 का गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 2 का गुणा। 2 का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 2 तिहाई 6 बराबर, और 2 नाइट्रोजन बराबर, और 2 सिल्वर भी हमारा बराबर। अब क्या है? बैलेंस हो गया। क्या? यहाँ 2 गुणा कर दो और यहाँ 2 गुणा, सब कंप्लीट। हमारा फाइनल क्वेश्चन क्या बना? फाइनल समीकरण ए बन गया, Zn प्लस 2Ag NO3 रिएक्शन करने पर Zn नाइट्रेट प्लस 2Ag। अब देखो सब बैलेंस है, क्या है? ये संतुलित है, ये क्या है? संतुलित है, ठीक है। इसी प्रकार देखो Mg प्लस O2 MgO, तो कैसे करेंगे? Mg यहाँ क्या है? इसको A मान लेते हैं, A टाइम्स, इसे B टाइम्स MgO2। अब क्या मिलेगा? C टाइम्स। कैसे? लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो Mg A है, O क्या है? 2B है, O क्या है? 2B है। देखो 2 बार है। अब देखो A है, इस तरीके से 1 और 2 माना, A बराबर 1, A बराबर हमने 1 माना, ठीक है। A बराबर 1, तो A बराबर क्या हो गया? C। A बराबर C, तो C बराबर 1, ठीक है। C, A बराबर C और 2B बराबर C। A बराबर क्या हम मान लिया? हमने C मान लिया, और 2B बराबर C, तो A बराबर C, तो C बराबर 1, और समीकरण 2B बराबर C, तो B बराबर C/2, B बराबर C/2, तो
b बराबर 1/2। ठीक है, यहाँ आपको उस तरीके आपको आसान था, वैसे समझना आपके लिए आसान था। कैसे कि आप देखो यहाँ ऑक्सीजन 2 बार है तो ऑक्सीजन यहाँ भी 2 बार लिख दो। अब मैग्नीशियम 2 बार हो गया, यहाँ मैग्नीशियम 2 बार लिख लो। ये आपका सबसे बेस्ट है। लेकिन यहाँ समझने के लिए अगर आप तरीका है लिखने, इस तरीके से आप टाइम ज्यादा जाएगा। ए बराबर हमने यहाँ कर दिया, बी यहाँ कर दिया, सी है। अब ए बराबर हम कह रहे हैं सी है और 2b बराबर भी सी है। तो मान ए बराबर 1 तो ए बराबर 1 तो ए बराबर सी हो गया, तो सी बराबर 1, 2b बराबर सी है तो b बराबर c/2, तो c का स्थान पे रखेंगे 1/2। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ठीक ठीक, आप a और b का मान समीकरण में रखने पर, a और b का मान समीकरण में रखने पर a बराबर हमने 1 प्राप्त किया, b बराबर 1/2 प्राप्त किया और ये आ गया 2mgo। इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इससे आधा ले लेंगे। ठीक है, और दूसरा है कि हर सभी में हर से गुणा करने पर, हर से गुणा करने पर, ठीक है, तो 2 का गुणा करोगे तो क्या बनेगा, 2 का गुणा यहाँ सभी में हर से गुणा करने पर, हर क्या है 2, 2 से गुणा करोगे हर कितना है 2, 2 से गुणा करोगे 2mg और O2 प्लस 2mgu। जो हमने यहाँ आपको बताया ऊपर एकदम बताया, ये चीज जो हमने बताया वही चीज यहाँ भी आपको मिला है, जो हमने पहले बताया था कि कितना है। ठीक है, ये देखो, अब गुणा करने पर देखो हाथ से गुणा कर दिया 2mg O2 2mgo, यही मिला। यही चीज तो हमने आपको डायरेक्ट बता दिया था। ठीक है, इतना बिना दिमाग लगाए बता दिया था। ठीक है, यही चीज तो हमने यहाँ डायरेक्ट आपको कर दिया, ये चीज ये तो किया है ना, देखो ये। ठीक है, तो आप जैसे भी समझे, आपके समझने के ऊपर है। ठीक है, आप समझ के पढ़ेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। राइट, अब देखो कुछ खास बात, रासायनिक अपक्रिया द्वारा कौन 2 सूचनाएं प्राप्त होती हैं। एग्जाम में पूछेगा तो आप लिख दीजिएगा रासायनिक अपक्रिया के द्वारा निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है, जो पदार्थ भाग ले रहा है उससे बोलेंगे अपचारा, और क्यों बन रहा है यह पता चल जाता है, और क्यों बन रहा है क्या बन रहा है पता चल जाता है जल। ठीक है, उत्पाद हो गया, ये अपकारक उत्पाद पढ़ा चुके हैं। अपकारक में कितने परमाणु या अणु भाग लिए और उत्पाद में कितने परमाणु या अणु बने। ठीक है, तो जैसे इसमें इतने भाग ले और इतना बना। ऊपर दी गई अपक्रिया से पता चलता है कि हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु से मिलकर जल के अणु का निर्माण होता है। हाइड्रोजन के 2 अणु मिलेंगे, ऑक्सीजन के 1 अणु मिलेंगे, इन दोनों मिलकर क्या करेंगे, जल का निर्माण करेंगे। आयतन के विचार से कितना आयतन भाग लिया और कितना आयतन बना, तो क्या है 2H2O O2 और 2H2O। ऊपर दिए गए उदाहरण में हाइड्रोजन के 2 आयतन ऑक्सीजन के 1 आयतन से मिलकर जल के 2 आयतन बनते हैं। जल के कितने आयतन बनते हैं, 2 आयतन। देखो यही देखो, हाइड्रोजन के 2 आयतन ऑक्सीजन के 1 आयतन मिलकर जल के 2 आयतन बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप समझ के पढ़िए, आप पढ़ ले जाएंगे। आप बहुत होनहार बच्चे स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो आपको होशियार तो बनना ही पड़ेगा। होशियार नहीं बनेंगे तो कैसे चलेगा फिर। ऐसे थोड़ी लिख के आ जाएंगे, कुछ भी आम घास नहीं लिखेंगे ना। रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। अब आते हैं यहाँ से अपने और खास पॉइंट पे। क्या और खास पॉइंट पे, रासायनिक अपक्रिया क्या है, संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया यानी इसमें अणुओं का क्या होगा, संयोग होगा, यौगिकों का संयोग, मॉलिक्यूल का संयोग।
वियोजन अपक्रिया, इसमें क्या होगा, ए भी टूट जाएगा। उष्मा शोषी अपक्रिया यानी इसमें उष्मा को शोष लेगा। उष्मा क्षेपी अपक्रिया यानी उष्मा उत्पन्न करेगा। विस्थापन मतलब एक को हटा के दूसरा आ जाएगा। तो विस्थापन मतलब दो हटेंगे दो आएगा। अवक्षेपण अपक्रिया मतलब अवक्षेप कर देगा। उदासीन अपक्रिया न्यूट्रल कर देगा। ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन अपक्रिया मतलब ऑक्सीजन जुड़ेगा। अवकलय रिडॉक्स, ठीक है, अवकलय रिडॉक्स, रिडॉक्स मतलब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन दोनों उष्मीय अपक्रिया उष्मा उत्पन्न करेंगे, ठीक है, उष्मी द्वारा जो होगा, ठीक है। विद्युत वियोजन अपक्रिया प्रकाशी रासायनिक अपक्रिया, ताप रासायनिक अपक्रिया यानी जो विद्युत द्वारा हीट करके अपक्रिया कराई जाएगी विद्युत अपक्रिया, जो प्रकाश द्वारा हीट कराई जाएगी उससे प्रकाशीय अपक्रिया, और ताप द्वारा हीट कराई जाएगी तो तापीय अपक्रिया। तो हम एक एक अपक्रिया इसी में आगे पढ़ते हैं, समझते हैं, बढ़ते चलते हैं, ठीक है। डन। संयोजन अपक्रिया से आप क्या समझते हैं, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। संयोजन अपक्रिया जब दो अपकारक साथ मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं तो उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे दो अपकारक ए और बी मिलकर एक नया उत्पाद बना दिए ए बी, इससे बोलेंगे संयोजन अपक्रिया। याद रहेगा और एग्जाम में लिख सकते हो। हाँ, तो देखो कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बना दिए, ठीक है। आयरन और ऑक्सीजन मिलके आयरन कार्बोनेट बना दिए, ठीक है। वियोजन इसमें और एग्जाम्पल है, कार्बन और ऑक्सीजन मिल कार्बन डाइऑक्साइड मिल गए, बुझा हुआ चूना और पानी मिलके गीला चूना बना दिए। कैल्शियम OH का होल ट्वाइस आप पढ़ चुके हैं। वियोजन अपक्रिया क्या है, वियोजन अपक्रिया क्या, दो उदाहरण बताए। जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तब उसे वियोजन अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उससे हम क्या कहते हैं, वियोजन अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे AB था टूट के A+B, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। इसको करेंगे तो आयरन और ऑक्सीजन टूट जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आप बोर्ड एग्जाम लिख देंगे, अच्छे मार्क्स पा जाएंगे, एकदम इजी है। और हर साल पूछता है, ऐसा नहीं है कि हर साल पूछता है, इसलिए हम आपको और बताने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। समझ में आना जरूरी है। और अपक्रिया मैंने आपको बताया है, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, उसकी भी चर्चा करते हैं। जैसे उष्मा शोषी अपक्रिया क्या है, उष्मा शोषी मतलब इसमें क्या होगा, उष्मा को सोखेगा। वैसी अपक्रिया जिसमें अपक्रिया के फलस्वरूप उष्मा का अवशोषण होता है, उष्मा शोषी अपक्रिया करते हैं, यानी उष्मा का अवशोषण करेगा। बिना उष्मा लिए अपक्रिया संपन्न नहीं हो सकती है, उसे बोलते हैं उष्मा शोषी अपक्रिया। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्लस उष्मा देंगे तो अपक्रिया कराएंगे 2Na बनेगा, ठीक है, इसे बोलेंगे उष्मा शोषी अपक्रिया, ठीक है। उष्मा क्षेपी अपक्रिया क्या है, ये क्या करेगा, उष्मा को उत्पन्न करेगा। ऐसी अपक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ उष्मा का अवक्षेपण बाहर निकलना, अवक्षेपण मतलब बाहर निकलना होता है, उष्मा क्षेपी अपक्रिया कहलाती है। शोषण क्रिया, जैसे शोषण क्रिया क्या है, शोषण क्रिया शोषण लेते हो साथ में, वही कार्बन ऑक्सीजन जब मिलेंगे क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और उष्मा, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और उष्मा। एग्जाम्पल लिख सकते हैं, राइट। अब आते हैं विस्थापन अपक्रिया क्या है, अर्थ क्या है, एक उदाहरण की सहायता समझाए। विस्थापन अपक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण की सहायता से समझाइए। एक बोर्ड एग्जाम में आप क्या आ सकता है, ठीक है, 2026 के लिए। तो जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक को विलिजन से विस्थापित कर उसका स्थान स्वयं ले लेता है,
तब उससे विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, अपना उसको हटाकर अपना स्थान लेके, जैसे ए में बी सी का हुआ तो बी क्या करेगा, विस्थापित होकर ए से जुड़ जाएगा। देखो यहाँ आयरन था, कॉपर सल्फेट के साथ अपक्रिया कराए तो आयरन ज्यादा क्रियाशील है तो कॉपर को धक्का मार हटा देगा, हट कौन है। ठीक है, अब ये बन गया फेरस सल्फेट, कॉपर अलग हो गया, इसे बोलते हैं विस्थापन अपक्रिया। नोट कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, लास्ट तक वीडियो बने रहिए, लास्ट तक बने रहिएगा तो आपको बोर्ड एग्जाम के लेटेस्ट सारे क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ तमाम सारी चीजें हैं। ठीक है, यहाँ देखो विस्थापित कर रहा है नहीं, यहाँ देखो आयरन, आयरन को विस्थापित कर दिया, एल्यूमिनियम जगह ले लिया। ठीक है, तो आयरन के लोग यहाँ जिंक, जिंक कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है, कॉपर जिंक को, यह अपक्रिया संभव नहीं है, यह अपक्रिया संभव नहीं है क्योंकि कम क्रियाशील है ना। कॉपर क्या है, जिंक का अपेक्षा कम क्रियाशील है, कॉपर जिंक को नहीं हटा सकता। इसके पहले मैंने आपको बताया था, और पीछे प्लीज समझाइए कि ये ऊपर वाला नीचे को हटा सकता है, नीचे वाला ऊपर को नहीं हटा सकता है, ये आप देख सकते हो वहां से, इसी वजह से। ठीक है, लेड है और कॉपर क्लोराइड है, तो अब देखो लेड विस्थापित कर दिया, इसे बोलते हैं विस्थापन अपक्रिया। कॉपर है, ये सिल्वर नाइट्रेट है, कॉपर विस्थापित कर दिया, बन गया है। ये सब क्या है, विस्थापन अपक्रिया के उदाहरण है। अधिक क्रियाशील धातुओं के साथ अपक्रिया करके अम्ल हाइड्रोजन को हटा देते हैं। अधिक क्रियाशील धातु जो होते हैं अम्लों के साथ अपक्रिया कर अम्ल से हाइड्रोजन को हटा देते हैं। जो अधिक क्रियाशील धातु हैं वो अम्लों के साथ अपक्रिया करके अम्ल से क्या करते हैं, हाइड्रोजन हटा देते हैं। H प्लस आयन, H प्लस आयन को ही हटा देते हैं। देखो यहाँ आयरन सल्फ्यूरिक अम्ल, H को हटा दिया, गया, आउट हो गया। जिंक H2SO4, H को हटा दिया, विस्थापित कर दिया। आयरन H को हटा दिया। देखो इससे बोलते हैं अधिक क्रियाशील धातु होगा तो अम्लों से ऑक्सीजन, अम्लों से क्या, ऑक्सीजन नहीं हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। अधिक क्रियाशील धातु होगा तो तभी विस्थापित करे। अब बताओ, एक आदमी बैठा है मोटा से ना, और तुम पतले से उसे कहोगे ए हटो कुर्सी पर से हम बैठेंगे, वो क्या करेगा, ऐसे देखेगा और मारेगा, एक वहां की तुम उड़ के उधर गिरोगे। अरे भाई अधिक क्रियाशील होगे ना, अधिक क्रियाशील होगा तभी विस्थापित कर पाओगे ना, तो अधिक क्रियाशील होगा तभी कार्य कर पाएगा। अगर अधिक क्रियाशील नहीं है तो ये कार्य नहीं कर सकता है। समझो इस बात को, इस बात को समझो, इस बात को समझो। ठीक है, इस बात को समझो। द्विविस्थापन व उभय विस्थापन अपक्रिया। द्विविस्थापन मतलब यहाँ दो लोग पावरफुल आएंगे, कहेंगे हटो कुर्सी छोड़ो हम बैठेंगे। यहाँ दो एलिमेंट का विस्थापन होगा, दो तत्वों, दो परमाणुओं का विस्थापन होगा, दो एटम का विस्थापन होगा। देख सकते हैं जब दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार की अपक्रिया को द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे AB क्या है, AB, जैसे AB है, CD है, CB है, AD, तो A किसके पास चला गया, D के पास, A किसके पास गया, D के पास, B किसके पास गया, C के पास। बोला कि तुम दूर दूर के रिश्ता रखो, हम पास पास के रिश्ता रखते हैं। जैसे यहाँ सोडियम सल्फेट, ठीक है, बेरियम क्लोराइड। अब देखो ये क्या किया, इसको विस्थापित कर दिया, इसके स्थान पर आ गया, इसके सल्फर साथ क्या आ गया, सल्फेट साथ क्या आ गया, Ba, और हमारा क्लोरीन साथ क्या आ गया, Na। इसे बोलते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया। क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अपक्रिया। रासायनिक नाम लिखने व पढ़ने के सही तरीके, रासायनिक नाम लिखने और पढ़ने के सही तरीके, इससे हम देखते हैं रासायनिक नाम लिखने और पढ़ने के सही तरीके।
ये क्या है, Na प्लस Ka प्लस Mg डबल प्लस Ca डबल प्लस, याद कर लीजिए Ba डबल प्लस Zn डबल प्लस Fe डबल प्लस। अब देखो इसके साथ क्या जुड़ेगा, डबल प्लस है तो इसके साथ सल्फेट आए, सल्फेट को होता है डबल, डबल माइनस, क्या होता है डबल माइनस। तो आप जब इसको आप क्रिया कराएंगे तो बनेगा सोडियम सल्फेट, क्या बनेगा सोडियम सल्फेट। अब इसके साथ आप क्रिया कराएंगे के साथ पोटेशियम सल्फेट, इसके साथ आप क्रिया कराएंगे तो मैग्नीशियम सल्फेट, इसके साथ आप क्लिक करेंगे कैल्शियम सल्फेट, इसके साथ आप क्लिक करेंगे बेरियम सल्फेट, इसके साथ आप क्लिक करेंगे जिंक सल्फेट, इसके साथ आप क्लिक करेंगे कि आयरन सल्फेट। ठीक है, तो इसका क्रिया देखो ऐसे हो रहा है, यहाँ 2 बार है तो अब इसका 2 यहाँ आएगा तो ये 2 बार हो जाएगा, राइट 2 बार हुआ। आप देखो ये भी ये 2 बार है तो यहाँ 2 बार होगा। ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं तब समझ में आएगा। अब देखो Mg 2 प्लस है, यहाँ 2 माइनस, तो इसका रास्ता साफ है, यहाँ कुछ नहीं होगा। ए भी, इसका भी रास्ता साफ है, इसका भी कुछ नहीं होगा, इसका भी 2 2 2 बराबर है, यहाँ 2 बराबर है, यहाँ 2, ए भी राइट। अब यहाँ बराबर है, ए भी राइट, ए भी बराबर है, लेकिन यही जो हम लिख देते यानी क्या था, सिंगल प्लस था, SO4 डबल माइनस। ठीक है, अब इसका जो होगा 2, यहाँ क्या है, इसका 2 इसके पास आ गया Na2 और ए यहाँ पर चला जाएगा, क्या बनेगा SO4 ए बनेगा। ठीक है, अब इसी प्रकार यहाँ K प्लस था, K प्लस और SO4 2 माइनस। अब देखो यहाँ एक है, एक है, ए 2 है, इसका बैलेंस यहाँ आएगा, इसका बैलेंस यहाँ आएगा, क्या बनेगा K2 SO4। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप इस तरीके से बनाना समझे। ठीक है, अभ्यास करिए, क्या करिए अभ्यास, अभ्यास से बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन जब आप अभ्यास करेंगे तो, आप अभ्यास नहीं करेंगे तो हो क्या सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, इसको तो हमने बता दिया। आप देखो इसी का क्रिया हम किससे करा रहे हैं, क्लोरीन से। क्लोरीन क्या है सिंगल माइनस, इसकी बैलेंसी 1 हो जाएगी। अब इसकी बैलेंसी देखो प्लस सिंगल प्लस, इसकी बैलेंसी 1, 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 इसकी बैलेंसी 2, इसकी बैलेंसी 2, इसकी बैलेंसी 2, इसकी बैलेंसी। अब देखो जो 1 है तो यहाँ भी 1 है, यहाँ पे तो 1 1 बराबर कट पिट गया, यहाँ भी 1 भी ठीक, लेकिन ये 2 बार है 1 बार है। तो अब बताओ Mg क्या है, Mg2 है, Mg डबल प्लस होता है और Cl सिंगल माइनस, तो इसका 2 गुणा इधर हो जाएगा और 1 गुणा इधर हो जाएगा, तो क्या बनेगा MgCl2 बन गया। इसी प्रकार CaCl2, BaCl2, ZnCl2, FeCl2। ठीक है, इस प्रकार हमारे सारे बन गए। ठीक है, आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी बात है। ठीक है, आप देखते हैं अवक्षेपण अपक्रिया। ठीक है, अवक्षेपण अपक्रिया, अवक्षेपण वैसी अपक्रिया, ऐसी अपक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता, अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। यानी एक अवक्षेप का निर्माण जरूर होगा, जैसे लेड नाइट्रेट को Ki के साथ करते हैं तो पोटेशियम आयोडीन से करते हैं तो हमारा लेड आयोडीन और KNO3 प्राप्त होता है। ठीक है, इससे हम बोलते हैं क्या अवक्षेपण अपक्रिया। अब यहाँ कुछ और दिखा है, देखो ये क्या है नाइट्रेट, नाइट्रेट में -1 यानी 1 बैलेंसी, इसमें कितना +2 ऑक्सीजन कार्य संख्या, ऑक्सीजन कार्य संख्या +2, तो क्या होगा बैलेंसी 2। ठीक है, ऑक्सीजन कार्य संख्या +1 तो बैलेंसी 1, ऑक्सीजन कार्य संख्या +1 बैलेंसी 1, ऑक्सीजन कार्य संख्या +2 बैलेंसी 2, ऑक्सीजन कार्य संख्या +2 बैलेंसी 2, ऑक्सीजन कार्य संख्या +2 बैलेंसी 2, ऑक्सीजन संख्या +2 बैलेंसी 2। बैलेंसी जो होती है संयुक्ता प्लस माइनस नहीं होती, लेकिन ऑक्सीजन कार्य संख्या ऑक्सीडेशन नंबर प्लस माइनस में होती है।
कोई भी एटम जितने इलेक्ट्रॉन दे सकता ले सकता है वही उसकी संयोजकता कहलाती है। यदि दे रहा है तो प्लस ऑक्सीडेशन नंबर, ले रहा है तो माइनस ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर डाउट? अब इसका क्रिया इससे कराएंगे तो अब देखो यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है, तो ये क्या होगा 2 यहाँ होगा, देखो नाइट्रोजन 2 बार आ गया। ठीक है, यहाँ देखो 1 बार, तो यहाँ भी 2 बार आ गया। ठीक है, ये 1 देखो यहाँ 1 बराबर सही है, राइट। यहाँ 1 है, 1 बराबर सही, कट गया, -1 +1। यहाँ 2 बार है, यहाँ बार, तो Na3 2 बार, देखो 2 बार हुआ। यहाँ देखो 2 बार है, यहाँ बार, तो यहाँ भी 2 इसी प्रकार ये भी देखो सब। तो इसकी बैलेंसी कितना है 2, 2 का गुणा इस तरफ करेंगे, जैसे एक बता ही देते हैं, नहीं तुम लोग कहोगे सर जी ऐसे ही बता दे रहे हैं और कुछ समझा नहीं रहे हैं, हम लोग को समझ नहीं आ रहा है, भेजे में घुस ही नहीं रहा। अब बताओ इसकी बैलेंसी 1 है, इसकी 2, इसका इधर करो, इसका इधर करो। अब बताओ हुआ कि नहीं Mg होल ट्वाइस हुआ कि नहीं, बना कि नहीं, बन गया ना, बना मैग्नीशियम नाइट्रेट। ठीक है, इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। राइट, उदासीनी अपक्रिया, उदासीनी अपक्रिया भी जरूरी है, ये भी बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। द्विविस्थापन अपक्रिया जब अम्ल और क्षार के बीच होता है तब उसे उदासीनी अपक्रिया कहते हैं। जब दो विस्थापन अपक्रिया अम्ल और क्षार के बीच होगा तो उसे उदासीनी अपक्रिया कहेंगे। जैसे दो विस्थापन, 2 लोग तुम्हें उठाने के लिए आए और उधर की पार्टी भी दोनों मजबूत हैं, तो क्या हो जाए, दोनों उदासीन हो जाए, कहेंगे बैठे रहो भैया, हम भी ऐसे खड़े हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो दोनों क्या है, अम्ल और क्षार के बीच जब बात आ जाएगी उसे बोलेंगे उदासीनी अपक्रिया। वैसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षार अपने आयनों की अदला बदली कर लवण एवं जल बनाते हैं। अपने आयनों को अदला बदली कर क्या बनाते हैं, साल्ट और वाटर बनाते हैं, उसे बोलते हैं उदासीनी अपक्रिया। देखो क्या है, HCl है, NaOH है। ये Cl और NaOH ये क्या करेंगे, दो विस्थापन करेंगे। क्या करेंगे, दो विस्थापन करेंगे। ये Cl हाइड्रोक्लोरीन और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों क्या करेंगे, जैसे यहाँ H क्या है तोड़ देते हैं, H क्या है प्लस और Cl माइनस, और क्या मिले Na प्लस OH माइनस। अब बताओ ये इसके साथ बना लेगा और इसके साथ बनेगा क्या, H2O प्लस NaCl। अब यही जो हमारा है, क्या है, ये क्या है वाटर, ये क्या है वाटर, ये क्या है Cl है, ये क्या है सॉल्ट, ये क्या है सॉल्ट। ठीक है, ये सॉल्ट। तो जब यही बनाए हैं अदला बदले क्या बनाए हैं, ये क्या है जल और क्या है लवण, ये क्या है जल, ये लवण, यही बनाए हैं। तो यही है हमारा उदासीनी अपक्रिया। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है कौन, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण और उपचयन संख्या, ऑक्सीडेशन संख्या। ऑक्सीकरण बोलो, उपचयन बोलो या ऑक्सीडेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आप इसे दिमाग से बिल्कुल मत उतारिए। वैसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी होती है, ऑक्सीजन क्या होगी वृद्धि होगी, हाइड्रोजन की कमी होगी, तो उससे क्या करेंगे ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है, ऑक्सीडेशन अपक्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ देखो Mg और O2, इसको क्या करें, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, क्या होगी ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, पहले ऑक्सीजन कितना था 2 Mg, देखो हुआ ना बराबर है। अब दूसरा देखो 4 NH3 और 3 O2, अब क्या बन गया है 2 N2 प्लस 6 H2O। अब देखो ये हमारा पहले ऑक्सीजन 3 दूना 6, अब कितना हो गया 6। अब भी देखो ऑक्सीजन क्या हो रही है वृद्धि, हाइड्रोजन क्या हो रही है कमी, ऑक्सीजन क्या हो रही है वृद्धि, हाइड्रोजन की कमी। तो हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन तो इसमें है नहीं, लेकिन हाइड्रोजन इसमें है, हाइड्रोजन इसमें देखो कितना 4 3 12 4 3 12,
तो इस तरीके से जो बन रहा है इसमें, ठीक है, इस अपक्रिया को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण संख्या। तो जो हमारा उत्पाद बना है, यहाँ देखो, यहाँ बना है और यहाँ बना है। तो हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं, आगे। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया, इसके आगे हम बताते हैं। ठीक, राइट। ऊपर के अपक्रिया में अमोनिया का ऑक्सीकरण हुआ, ऊपर के अपक्रिया में अमोनिया क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। अमोनिया क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। देखो अमोनिया के साथ क्या हुआ, देखो इसमें भी जब ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, देखो पहले क्या था, Mg थी, ऑक्सीजन ने आके जुड़ गया, ऑक्सीजन क्या हुआ, आके जुड़ गया, ऑक्सीजन आके, देखो पहले क्या था Mg, ऑक्सीजन आके जुड़ा, ऑक्सीजन वृद्धि हुई तो ऑक्सीडेशन नंबर। अमोनिया था, अमोनियम क्या आया, ऑक्सीजन आके जुड़ गया, क्या वृद्धि हुआ, इससे बोलते हैं ऑक्सीकरण संख्या। अपचयन अवकरण या रिडक्शन अपक्रिया। अब ऑक्सीकरण संख्या बता दिए, उपचयन ऑक्सीकरण अपक्रिया बोलो या उपचयन अपक्रिया बोलो या ऑक्सीडेशन अपक्रिया बोलो। अब पढ़ते हैं रिडक्शन अपक्रिया। वैसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन कमी या हाइड्रोजन वृद्धि होती है, ऑक्सीजन क्या होगी, कमी होगी और हाइड्रोजन की वृद्धि होगी, उसे बोलेंगे ऑक्सीकरण, उपचयन अपचयन रिडक्शन अपक्रिया। उपचयन अपचयन अपक्रिया जिसमें हाइड्रोजन वृद्धि होगी और ऑक्सीजन की कमी होगी, हाइड्रोजन की वृद्धि होती चली जाएगी, ऑक्सीजन की कमी होती चली जाएगी, उसे बोलेंगे। यहाँ देखो, देखो H2Cl2 क्या बन गया, 2HCl। इसमें Cl2 का अवकरण हुआ है, Cl2 का अवकरण हुआ है। H2I2 2HI, इसमें I2 का अवकरण हुआ है, अपचयन हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे क्या हो गए, ये हमारे क्या हो गए, अपचयन अपक्रिया। ठीक है, अपचयन अपक्रिया, ये आप याद कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आपको बोर्ड एग्जाम में अगर आप पढ़े रहेंगे, इससे रिलेटेड आप सवाल बता सकते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड। अब उसमें वियोजन अपक्रिया, उसमें वियोजन भी पढ़ लेते हैं। उसमें वियोजन मतलब उसमें देख के जिससे हम वियोजित करते हैं। ठीक है, उसमें देख के वियोजित करते हैं, उसमें देख के हम क्या करेंगे, वियोजित करेंगे, उसमें देख के हम क्या करेंगे, वियोजित कर देंगे। उसमें वियोजन अपक्रिया, वैसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई पदार्थ उष्मा के कारण टूट जाता है, उसमें वियोजन कहते हैं। वैसी अपक्रिया जिसमें कोई पदार्थ, ऐसी अपक्रिया जिसमें कोई पदार्थ किसके द्वारा उष्मा के कारण टूट जाता है, उससे क्या बोलेंगे, उष्मी वियोजन। यानी उष्मा देंगे और टूट जाएगा। जैसे लेड नाइट्रोड को उष्मा देंगे तो क्या टूटेगा, लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड और ऑक्सीजन, इसमें टूट जाएगा। यानी वैसी अपक्रिया, ऐसी अपक्रिया जिसमें कोई पदार्थ उष्मा के कारण टूट जाता है, उष्मा का क्या हो जाता है, टूट जाता है, उसे बोलते हैं उष्मी वियोजन अपक्रिया। इतना समझ में। अब इसके तीन भाग हो सकते हैं। एक तो हीट हम देंगे विद्युत द्वारा, विद्युत प्रकाशीय अपघटन बोल सकते हैं। एक तो हम उष्मी अपघटन बोल सकते हैं और हम एक बोल सकते हैं प्रकाशीय अपघटन बोल सकते हैं। तो देखते हैं। विद्युत वियोजन अपक्रिया, वैसी अपक्रिया जिसमें वियोजन विद्युत धारा के कारण होता है, विद्युत वियोजन का, जिसमें वियोजन किसको होगा, विद्युत धारा के कारण, विद्युत धारा बहेगी उसके कारण होगा, तो उसमें क्या कहेंगे, विद्युत वियोजन अपक्रिया। विद्युत वियोजन समझ में, विद्युत धारा के द्वारा हीट दिया जाएगा तो विद्युत वियोजन अपक्रिया। यहाँ देखिए H2O, अब इसे हीट करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, 2H2O2 टूट गया। 2NaCl विद्युत प्रवाहित करेंगे तो 2NaCl2। ठीक है, इस प्रकार आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।
ठीक। प्रकाश रासायनिक अपक्रिया वैसी ऐसी अपक्रिया जो सूर्य के प्रकाश में संपन्न होती है, प्रकाश रासायनिक अपक्रिया कहती है। मतलब प्रकाशीय अपक्रिया जो सूर्य के प्रकाश में ही संपन्न हो जाएगी। सूर्य का प्रकाश जितना पड़ता है उतना प्रकाश उसके लिए काफी है, उतनी ही प्रकाश में टूट के बिखर जाएगी, वियोजित हो जाएगी, अपने आप को खंड 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 कर लेगी। उसे बोलेंगे उस प्रकाशीय अपघटन क्रिया, इसे बोलते हैं प्रकाशीय अपघटन क्रिया। ठीक है, प्रकाशीय अपघटन ऐसे बोल सकते। जैसे सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में हीट करेंगे, Ag और Cl2 टूट जाएगा। सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य प्रकाश में गर्म करेंगे तो Ag और Br टूट जाएंगे। ए नोट कर लीजिए। इसका दूसरा भी नाम है जिसे प्रकाश वियोजन अपक्रिया कहते हैं। इसका तीसरा भी नाम है जिसे प्रकाशीय अपघटन कहते हैं, चाहे जो का। ताप रासायनिक अपक्रिया तीसरा है, ताप रासायनिक अपक्रिया। जैसे उष्मीय वियोजन, वियोजन अपक्रिया, जो उष्मीय वियोजन अपक्रिया होते हैं 3 होते हैं। उष्मीय वियोजन अपक्रिया 3 होते हैं, उष्मा के द्वारा टूट जाते हैं। एक तो विद्युत वाला बताया, एक प्रकाश अपघटनी, विद्युत अपघटनी, प्रकाश अपघटनी, तापीय अपघटनी। तीसरा पढ़ने जा रहे हैं तापीय, विद्युत अपघटनी, प्रकाशीय अपघटनी, तापीय अपघटनी। वैसी अपक्रिया, वैसी अपक्रिया, वैसी अपक्रिया, वैसी अपक्रिया, वैसी अपक्रिया जो ताप के कारण संपन्न होते, ताप रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। वैसी अपक्रिया जो ताप के द्वारा संपन्न होते, हम उसे एक्स्ट्रा ताप देंगे। ना तो प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से अपक्रिया हो सकता है, ना विद्युत धारा प्रवाहित करने की हो सकता है, उसमें हम एक्स्ट्रा ताप देंगे। उससे बोलेंगे, कौन सी अपक्रिया बोलेंगे? तापीय अपघटन अपक्रिया। ठीक है, ताप रासायनिक अपक्रिया। कुछ रासायनिक अपक्रिया का संकेत, कुछ रासायनिक अपक्रिया के संकेत पढ़ते हैं। ठीक है, कुछ रासायनिक अपक्रिया का संकेत पढ़ते हैं। कुछ रासायनिक अपक्रिया का संकेत, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। ठीक है, संकेत पहले पढ़ लेते हैं, ज्यादा आगे चलेगा क्या, संकेत बता देंगे उसका। ठीक है, संकेत प्लस उष्मा रखने पर उष्माक्षेपी, प्लस उष्मा रखने पर उष्माक्षेपी, यानी उष्मा को प्लस कर रहा है तो उष्माक्षेपी। माइनस उष्मा रखने पर यानी उष्मा को सौंप रहा है तो उष्माक्षेपी। जब 2 से 1 हो जाए तो संयोजन, जब 2 से 1 हो जाए, जब 2 1 हो जाते हैं क्या बोलते हैं? संयोजन। भाई पढ़ाई करो, 2 से 1 करो, उसे बोलेंगे संयोजन। जब 2 1 से 2 हो जाए, जब 1 से 2 हो जाए, जब 1 से 2 हो जाए तो वियोजन, जब 1 से 2 हो जाए तो वियोजन। जब एक मूलक हटे तो एकल विस्थापन, जब एक मूलक, एक लोग हटे तो विस्थापन, एकल विस्थापन। जब 2 मूलक हटे तो 2 विस्थापन। सब्जियों का सड़ना व अपचयन उष्माक्षेपी, सब्जियों का सड़ना व अपचयन उष्माक्षेपी। उसमें से सब सब्जियां सड़ती हैं, गलती है, हीट उत्पन्न करता है। क्या करता है? हीट। नहीं होता है, आप आज जाकर बंद करके पलकी उल्की रख देना, सुबह देखना हीट रहेगा। ठीक है, मतलब सड़ने लगती है, जैसे पैरा ही होता है, रख दो भाई, गर्म नहीं होता है, सड़ने लगता है तो। ठीक है, ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट में लिख देते हैं। ठीक है, राइट। सोडियम फार्मूला कुछ याद कर लो जरूर, ऐसे नहीं। सोडियम सल्फेट फार्मूला ए है, पोटेशियम सल्फेट फार्मूला ए है, और कैल्शियम सल्फेट फार्मूला है, बेरियम सल्फेट फार्मूला ए है, सोडियम क्लोराइड फार्मूला ए है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आपको अच्छा दिख जाए। ठीक है, बेरियम सल्फेट का ए है। अब देखो एक कैसे बना है, ये देखो ऐसे बना है। जब इसे तोड़ोगे Na प्लस SO4 डबल माइनस, K प्लस SO4 डबल माइनस, Ca प्लस Ca डबल प्लस SO4 डबल माइनस, Ba डबल प्लस Ca सिंगल माइनस। ठीक है, Na प्लस Cl माइनस, Ba डबल प्लस SO4 डबल माइनस। ये ऐसे हो सकते हैं, राइट। तो इतने ध्यान से, गहराई से वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब बोर्ड एग्जाम की अपनी तैयारी करिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लास्ट तक वीडियो के बने रहें।
ठीक है, धन्यवाद इसके लिए, थैंक्स। ठीक है, थैंक्स। अब मिलते हैं अगले चैप्टर में। अगला चैप्टर चैप्टर 2, इसको मिलते हैं। अगला चैप्टर आपका है अम्ल और क्षार। हम लेके आएंगे जल्द ही, हो सकता है कल ही आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से ध्यान दीजिए, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको साइंस रिवीजन आप साइंस कराने की जिम्मेदारी हमारी है, तो आप हमारे साथियों भाइयों बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।